देख चुके थे, लेकिन 131 को अपन फिर रिवाइज कर लेते हैं। प्लीज़ सपोर्ट करो चैनल को। कितनी क्लासेस मैंने कर दी है, आपसे कोई चार्ज नहीं मांग रहे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस, एक मोटिवेशन आता है। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। 131 को फिर से एक बार रिवाइज करो। किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकता है? तो अपन ने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जहाँ पर वारंट इशू। तो ये है, अगर किसी व्यक्ति ने नोटिस तामील के मामले के अंदर 15 दिन के भीतर अगर तामील नहीं हो, नोटिस भीतर न तो भुगतान किया हो, न ही संतोषप्रद कारण दिया हो, न ही अपील की हो, तो वारंट इशू किया जा सकता। इस कंडीशन के अंदर अपने वारंट, तो इसका मतलब ये है कि तो 5वीं अनुसूची के अनुरूप वारंट जारी किया जा सकेगा। 3 वर्ष में कालावधि के पश्चात जारी नहीं कर सकते। और वारंट पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, जो ईओ है। दूसरे, नगरपालिका से संबंधित तहसीलदार के संबोधन होगा। नगरपालिका से संबंधित जो भी तहसीलदार है उसको भी संबोधन होना जरूरी है। तो ये अपन ने पढ़ लिया। 132 में चलते हैं अपन। 132 के अंदर क्या है? वारंट का निष्पादन करने के बलपूर्वक प्रवेश। कहने का मतलब 132 में ये बोलना चाह रहा है कि फोर्सिबल एंट्री फॉर एग्जीक्यूटिंग द वारंट। वारंट को कैसे निष्पादित किया जाएगा, कैसे वारंट को दिया जाएगा, तो ये अपन देख लेते हैं। वारंट का निष्पादन है वो कैसे किया जाएगा। बलपूर्वक प्रवेश क्या हो सकते हैं? किसी भी अधिकारी को जिसको प्राधिकृत किया गया है, सूर्योदय व सूर्य अस्त के बीच किसी भी समय पर किसी भी भवन के भीतर खिड़की तोड़कर प्रवेश करना विधिपूर्वक होगा। परंतु ऐसा कोई स्थान जहां पर महिलाएं रहती है वहां पर 3 घंटे पूर्व नोटिस देना जरूरी है। मतलब बलपूर्वक प्रवेश कर सकते हैं कि सुबह से शाम तक नगरपालिका कहीं पर भी सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में किसी भी समय भवन के भीतर खिड़की तोड़कर जा सकते हैं। लेकिन वहाँ महिलाएं रहती है तो 3 घंटे पहले नोटिस देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और तो ये अपन देख लें। किसी भी ऐसे अधिकारी के लिए जिसको नगरपालिका 131 के अधीन जारी किया जाता वारंट संबोधन या प्रश्नांकन किया गया हो, विश्वास करने के लिए युक्त आधार हो, ऐसे भवन में ऐसी संपत्ति है जो वारंट के अधीन अभिग्रहणीय है, वारंट जिस पर लगा हुआ है, और वह अपना प्राधिकार और प्रयोजन अधिसूचना प्रवेश करने के लिए समग्र रूप से मांग करने के पश्चात अन्यथा प्रवेश नहीं कर सकता है। तो वारंट में निर्देशित कुर्की के लिए सूर्योदय और सूर्य कुर्क करने के लिए उसको सूर्योदय और सूर्य के बीच में कोई भी टाइम पे जा सकते हैं, विधिपूर्ण जा सकते हैं। परंतु अगर महिलाएं हो तो महिलाएं आने वाले किसी कमरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अगर महिलाएं हो तो, पहले से महिलाएं हो तो नहीं खोला जा सकेगा, जबकि मतलब 3 घंटे पूर्व नोटिस देना पड़ेगा। ये अपने पढ़ चुके हैं। 133 में चलते हैं। वारंट को निष्पादन करने की रीति, कैसे निष्पादन किया जाएगा? तो निम्नलिखित संपत्ति की कुर्की नहीं की जा सकती। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी कुर्की नहीं की जा सकती, जिसको अपन कुर्क नहीं कर सकते? तो 133 के अंदर अपन देखते हैं मैनर ऑफ द एग्जीक्यूटिंग वारंट। इसका मतलब ये है कि कुर्की किस किस की नहीं की जा सकती। मतलब डिफॉल्टर तो व्यक्तिकर्मी, उसकी पत्नी और बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र या बिस्तर, इनको कुर्क नहीं कर सकते। मतलब उनके आवश्यक पहनने के वस्त्र हैं व्यक्तिकर्मी के, उसकी पत्नी के, बच्चों के। भोजन पकाने के बर्तन को कुर्क नहीं कर सकते। शिल्पियों के औजार है, अगर वो काम कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। जब व्यक्तिकर्मी कृषक हो, अगर कृषक हो तो उसकी खेती के उपकरण वगैरह और पशु आजीविका उपार्जन करने के समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो तो वो भी नहीं कर सकते। जंगम संपत्ति की कुर्की अत्यधिक नहीं होगी। जंगम स्थावर और जंगम जैसे अपन बात करते हैं तो जंगम की बात हो रही है, तो जंगम की संपत्ति कुर्क अत्यधिक नहीं होगी। मतलब जंगम मतलब मूवेबल, यहाँ पर जंगम का मतलब ये है मूवेबल। आगे चलते हैं अपन। अत्यधिक जंगम संपत्ति कुर्क करने का तुरंत उसी सूची बनाएगा। अगर अत्यधिक करनी है तो सूची बनानी पड़ेगी। ऐसी संपत्ति हटाने के पूर्व कुर्की के समय उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति की 6ठी अनुसूची के अनुरूप लिखित नोटिस होगा। वहाँ पर जो कब्जा कर रखा है उसके ऊपर उसको एक नोटिस दिया जाएगा। तो ये अपने दे रखा है 133 के अंदर। आगे है कुर्क की गई संपत्ति अगर मान लो स्थावर हो, विशेष मामला हो, 134 के अंदर देखते हैं अपन। हाँ, स्थावर के बारे में अपन ने बात की। कुर्क की व्यक्तिकर्मी किसी तरीके से संपत्ति के अंतरण के प्रभावित करने से सभी व्यक्तियों को ऐसे अंतरण पर बाद में कोई लाभ प्रचित करने के लिए आदेश जारी किए जाएंगे। मतलब नोटिस दिया जाएगा उनको, अपन ने लास्ट में ये पढ़ लिया। और ऐसी कुर्की के पश्चात मुख्य नगरपालिका अधिकारी की अनुज्ञा के बिना, मतलब कोई नोटिस अगर नहीं आया हुआ है
और नोटिस नहीं मिला है उनको, तो कुर्क की गई संपत्ति एक्सी में हित में अंतरण सर्जित कोई प्रभार कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय नगरपालिका के दावों के विरुद्ध शून्य होगा। अब आगे पढ़ते हैं पर 134 के अंदर कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय। कुर्क अगर संपत्ति कर ली तो उसका बाद में अगर विकल्प क्या है, उसको बेच सकते हैं क्या? विशेष मामलों में विक्रय करने के लिए उनको क्या कर सकते हैं अपन? तो 134 के अंदर अपन पढ़ना चाह रहे हैं, सेल ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड इन स्पेशल केसेज। सेल कर सकते हैं क्या? जब वसूल की जाने वाली रकम मिलाकर उसे अभिरक्षा में रखे जाने का व्यय, मतलब उसको न्याय जो अभिरक्षा मिल रही है उसमें रखे जाने का जो व्यय है उसके मूल्य से अधिक हो जाने की संभावना हो, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस व्यक्ति को जिससे कब्जे में संपत्ति कुर्क है के समय थी इस आशय का नोटिस तुरंत होगा, उसका विक्रय तुरंत किया जाएगा और तदनुसार जब तक कि वारंट में बताई गई रकम का संदाय तुरंत नहीं किया जाए, उस रकम के बराबर प्रतिभूति न दे दी जाए, उसका विक्रय कर देगा। मतलब विक्रय कर दिया जाता है किसी कंडीशन के अंदर। ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे जो रकम है, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि 134 के अंतर्गत कि अगर जो प्रॉपर्टी है वो सीज जो की है, कुर्क की है, सीज करना कुर्क करना बोलते हैं, और वो मान लो नेचुरल डिके हो रहा है उसका, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और कस्टडी के दौरान वो मतलब अमाउंट है उसकी, अमाउंट टू बी रिकवर्ड इज लाइकली टू बी एक्सीड इट्स वैल्यू, मतलब जो वैल्यू है उसकी वो घट रही है। देन चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर क्या करेगा, नोटिस देगा पहले उस आदमी को जहाँ उसके पोजेशन में जिसकी थी, और उसको बाद में सेल कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। ये बात कहने चाह रहे हैं ये। तो कुर्क की ये संपत्ति विशेष मामलों के अंदर को कैसे विक्रय किया जा सकता है ये बताया हुआ है। इसका मतलब जो धारा 134 के अंतर्गत अपन ने देखा था कि कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में क्या विकल्प हो सकता है विक्रय के लिए, तो अपन ने देख लिया विक्रय किस किस कंडीशन में किया जा सकता है। 135 देखते हैं अपन। 135 के अंदर देखो, नगरपालिका के बाहर कुर्की और विक्रय। नगरपालिका के बाहर अगर मान लो कुर्की करनी हो और सीज करनी हो और बेचनी हो तो उसका क्या रूल्स होंगे, क्या उसके 135 के अंदर क्या दे रखा है। नगरपालिका के बाहर कुर्की और विक्रय के नियम, सीज करना और बेचने के लिए जान वारंट का निष्पादन नगरपालिका के बाहर किया जाना हो, वहीं वारंट जारी करने वाला जो प्राधिकारी है वो पृष्ठांकन द्वारा मतलब उसका अंकन कर देगा। उस अधिकारी को जिसे वारंट संबोधित किया जाए, कुर्क की गई संपत्ति के मतलब किस अधिकारी को संबोधित कर रहे हैं उसके बारे में, जो कुर्क की गई संपत्ति के विक्रय का निर्देश दे सकेगा। और ऐसे मामले में ऐसे अधिकारी के लिए संपत्ति का विक्रय करना और विक्रय संबंधी समस्त आनुषंगिक कार्य करना विधिपूर्ण होगा। 135 में नगरपालिका के बाहर भी किया जा सकता है। जहाँ वारंट निष्पादन किया बाहर जाना हो बाहर किया जाना हो, वहाँ वारंट करने वाले प्राधिकारी पृष्ठांकन द्वारा उस अधिकारी को जिसे वारंट से संबोधित किया जाए कुर्की की संपत्ति के बारे में निर्देश दे सकेगा। और ऐसे मामले में अधिकारी के लिए संपत्ति का विक्रय करना और विक्रय संबंधी आनुषंगिक कार्य करना विधिपूर्ण और पुरोगामी सम्मिलित होंगे। ऐसे अधिकारी इसके द्वारा वसूल किए गए समस्त खर्चे के पश्चात, जो सारे खर्चे हैं, अधीन वसूल की गई रकम वारंट जारी करने वाले प्राधिकारी को भेज देगा और इसका निष्पादन 131 के उपबंधों के अनुसार होगा। तो ये अपन ने देख लिया 135 की कैसे नगरपालिका के बाहर कुर्की के नियम होते हैं। 135 में नगरपालिका के बाहर कुर्की के नियम 135 में दिए हुए हैं। 136 उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्रवाई की जा सकेगी जो नगरपालिका छोड़ने ही वाले हों। तो 136 के अंतर्गत मतलब उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई, संक्षिप्त कार्रवाई की जा सकी जो नगरपालिका को छोड़ने ही वाले हैं। तो इसको अगर अपन मान लो इंग्लिश के अंदर अगर अपन देखें तो 136 के अंदर दिया हुआ है कि समरी प्रोसीडिंग में बी टेकन अगेंस्ट द पर्सन अबाउट टू लीव द म्यूनसिपैलिटी, जो म्यूनसिपैलिटी छोड़ने वाले हों। इफ द म्यूनसिपैलिटी सेल एट एनी टाइम हैव रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज फ्रॉम वो, मतलब जाने वाला है, तो उसके बारे में अपन क्या कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी नगरपालिका को। तो यदि नगरपालिका के पास किसी भी समय यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति नगरपालिका के क्षेत्र से अपने आप को हटाने वाला है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी सौद्य राशि या सौद्य होने वाली राशि के लिए व्यक्ति को बिल प्रस्तुत कर सकेगा। जो मतलब राशि वसूल सकते हैं उसके लिए बिल प्रस्तुत किया जा सकेगा।
तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये? तो सौदे राशि, सौदे होने वाली राशि के लिए ऐसे व्यक्ति को बिल प्रस्तुत किया जा सकेगा। दूसरे में दे रखी है कि उस व्यक्ति को सौदे राशि या सौदे होने वाली राशि का तुरंत संदाय न करे, तुरंत संदाय न करे। ऐसी रकम इससे पूर्व विहित रीति से व्यक्ति कर्मी की जंगम या स्थावर संपत्ति की कुर्क या विक्रय द्वारा उद्ग्रहणीय होगा। अगर वो नहीं कर रहा, वो सौदे राशि है वो नहीं, मतलब उसको नहीं लौटा रहा, तो उसकी जो संपत्ति है जंगम और स्थावर मतलब मूवेबल और नॉन मूवेबल, स्थावर मतलब नॉन मूवेबल, जंगम मतलब मूवेबल, तो संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है, तामील नहीं होगा और कुर्की तथा विक्रय के नियम के लिए वारंट अविलंब जारी और निष्पादित किया जा सकेगा। आगे देखते हैं अपन 137 के अंदर यावर्तियाँ, यावर्तियाँ की देखते हैं। यावर्तियाँ के अंतर्गत क्या 137 के अंदर कि सेविंग्स, यावर्तियाँ का मतलब है सेविंग्स, मतलब नो अटैचमेंट और सेल मेड अंडर दिस एक्ट, कोई भी अटैचमेंट और कोई भी सेल नहीं किया जा सकता, कोई विक्रय नहीं मतलब क्रय नहीं किया जा सकता। अंडर दिस एक्ट सेल बी डीम्ड अनलॉफुल सेल एनी पर्सन मेकिंग द सेम डीम्ड, कहने का मतलब बिल मांग के लिए नोटिस, वारंट या सूची या तत्संबंधी अन्य कार्रवाई में जुड़ी हुई किसी गलती या त्रुटि के प्रारूप में अभाव के कारण इस अधिनियम के अध्ययन की गई कोई कुर्की या विक्रय विरुद्ध नहीं समझा जाएगा, न ही ऐसा करने वाला व्यक्ति अत्याचारी समझा जाएगा। अगर गलती के दौरान ऐसा कर दिया है तो बिल मांग, नोटिस और वारंट या सूची संबंधी कार्रवाई में हुई किसी गलती, अगर कोई गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है या प्रारूप के अभाव के कारण इस अधिनियम के अधीन की गई कोई भी कुर्की विक्रय विरुद्ध नहीं समझा जाएगा और न ही ऐसा करने वाला अत्याचारी व्यक्ति है वो अत्याचारी समझा जाएगा। तो 137 के अंदर ये सेविंग्स बताई गई है अपन को, या औरतें बताई गई है। 138 में देखते हैं, 138 में अल्टरनेटिव पावर ऑफ ब्रिंगिंग सूट, समस्त संदायों के लिए, सूट मतलब संदायों के लिए रसीद का दिया जाना, कोई भी संदाय के लिए रसीद का दिया जाना। इस अधिनियम के अधीन किसी कर के मध्य संदत या सभी राशियों के लिए उस व्यक्ति द्वारा जो कि ऐसी रकम प्राप्त करता है रसीद निवेदित की जाएगी जिसमें कि उस रकम और उस कर का मध्य संदित की गई है। मतलब रसीद देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो 138 के तहत उस रसीद दिया जाएगा, समस्त संदायों के लिए रसीद दिया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यही कहना चाह रहा है ये कि संयुक्त दर जो रकम प्राप्त करता है रसीद की निवेदित की जाएगी, उसमें रकम और उसके कर का जो संदित की गई है उसका उल्लेख होगा, पूरा डिटेल में लिखा जाएगा कि ये कुछ रकम, ये कुछ रसीद में सारी डिटेल लिखी जाएगी कि उस रकम या उस कर का पूरा उल्लेख होगा उसके अंदर। 139 के अंदर 139 का में दे रखा है कि अल्टरनेटिव पावर ऑफ ब्रिंगिंग सूट, हाँ ये वाला है 138 एक्चुअली जो अपन ने भी पढ़ा है 138 वाला, वो था कि रिसिप्ट टू बी गिवन टू द फॉर ऑल पेमेंट, ये रिसिप्ट था, सॉरी ये 138वां जो था वो था रिसिप्ट दी जाए, RECIPT, ठीक है ना, रसीद जिसको बोलते हैं, रसीद देनी बहुत ज़रूरी है। तो ये अपन रसीद के बारे में बात कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि रिसिप्ट ये दी जाए, जिसको रिसीट बोलते हैं कुछ लोग, तो ये दी जानी बहुत ज़रूरी है। रिसिप्ट कब कब, टू बी गिवन फॉर द ऑल पेमेंट, जो भी कोई पेमेंट हो उसके लिए रसीद देनी बहुत ज़रूरी है। अब 139 में पढ़ते हैं। 139 का मैं क्या दे रखा है, अल्टरनेटिव पावर ऑफ ब्रिंगिंग सूट, सूट लाने के लिए, वाद लाने की अनुकल्पी शक्ति, मतलब अनुकल्पी मतलब वैकल्पिक, ये वो नहीं तो ये सही, कोई वैकल्पिक शक्ति है क्या ऐसी, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। तो इसका मतलब वाद लाने की अनुकल्पित शक्ति मुख्य नगरपालिका अधिकारी कुर्की विक्रय द्वारा कार्रवाई करने के बजाय उसे द्वारा मांग की जाने वाली अस्थायी वसूली करने में विफल की दशा में उस संदाय के दी जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अधिकारिकता रखने वाले किसी भी सक्षम न्यायालय में वाद ला सकेगा। मतलब वाद ला सकेगा मतलब किसी कोर्ट के अंदर वो जा सकता है, वाद ला सकेगा। अनुकल्पित शक्ति क्या है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी कुर्की विक्रय द्वारा कार्रवाई के बजाय, कहने का मतलब 139 के अंदर अपन को क्या दिया हुआ है, 139 के अंदर अपन देखते हैं कि अल्टरनेटिव पावर ऑफ द ब्रिंगिंग सूट इंस्टेड ऑफ द प्रोसीडिंग बाय अटैचमेंट और सेल और इन द केस ऑफ द फेलियर रियलाइज दैट द होल और पार्ट ऑफ द डिमांड चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर में श्योर
मे शू द पर्सन लाइबल पे, अगर मतलब चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर चाह रहा है तो उसके विरुद्ध कोर्ट के अंदर वाद ला सकता है वो। तो मतलब मुख्य नगरपालिका अधिकारी कुर्की में और विक्रय द्वारा कार्रवाई करने के बजाय उसके द्वारा मांग की गई पूर्णतः या अंशतः वसूली करने में विफल रहना हो, अगर विफल रह गई हो नगरपालिका, उसको नहीं मिला हो, तो नगरपालिका का अधिकारी है वो उसके खिलाफ वाद ला सकता है न्यायालय के अंदर, संबंधित न्यायालय जो है उसके अंदर वाद ला सकता है। संबंधित न्यायालय के अंदर वाद ला सकेगा। 140 के अंदर अपन देखते हैं 140 में क्या है। करों के लिए 140 के अंदर देख रहे हैं लायबिलिटी ऑफ लैंड बिल्डिंग ईटीसी फॉर टैक्सेस, मतलब लैंड और बिल्डिंग और इनके लिए टैक्सेस का जो सारा कुछ सिस्टम कर रखा है 140 के अंदर कर रखा है। तो करों के लिए भूमि भवन आदि के दायित्व क्या होंगे, भूमियों या भवनों या दोनों पर अध्यारोपित किसी भी कर के मध्य सोध्य समस्त राशियां ये राज्य सरकार को सोध्य भू राजस्व यदि कोई हो कि पूर्व संदाय के अध्ययन रहते हुए किसी सी भूमि या भूमि पर जिसके संबंध में ऐसा उद्ग्रहणीय हो। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि करों के लिए भूमि इनका मतलब इनसे क्या किससे किसे टैक्स लिया जा सकता है, क्या क्या दायित्व है आदि पर क्या क्या दायित्व है, भूमियों भवनों पर अध्यारोपित किसी भी कर के मध्य सोध्य समस्त राशियां जो है वो भू राजस्व यदि कोई हो तो पूर्व संदाय के अधीन रहते हुए ऐसे भवन या भूमि पर जिसके संबंध में ऐसा कर उद्ग्रहणीय है और ऐसी जंगम संपत्ति मूवेबल यदि कोई हो, ऐसे भवन भूमि उस पर पाई जाने वाली कोई दायित्व व्यक्ति पर हो, प्रथम प्रभार होगा। परंतु ऐसे ऐसे किसी भी कर कोई बकाया ऐसे किसी भी कर की कोई बकाया ऐसे किसी उपभोगी से जो स्वामी नहीं हो, स्वामी अगर मालिक नहीं है तो उससे वसूल नहीं कर सकते अपन, यदि वह 1 वर्ष से अधिक समय से ऐसी अवधि के लिए जिसमें अधिक उपभोगी का उपभोग नहीं रहा हो सोध्य रही हो। कहने का मतलब कोई भी मान लो टेम्परेरी वहाँ पर जैसे मान लो 1 साल 1.5 साल से रह रहा है उससे तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का मालिक नहीं है तो उससे अपन नहीं कर सकते ये रिकवरी करों के लिए। ये मालिक से ही बनता है, 140 के अधीन दिया हुआ है क्या दायित्व रहता है अपना। तो ये 140 के अंदर तक पढ़ लिया अपन ने, यहाँ तक ही देखेंगे अपन अब आज। तो अध्याय 8 अपन कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे जिसमें धारा 141 से अपन स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर अपन देखेंगे समग्र ऋण परिस्मरण नीति अध्याय 8 के अंदर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट, it will motivate us. Thank you so much.